Mr. Gajendra Shekhawat, welcome to NDTV. I wish to speak to you specifically on a program that we had decided about Har Ghar Jal, but your ministry is such a critical ministry in today's day and age because of various issues related to climate change. Always in a ministry like this, there's always an element of poverty eradication, etc., in terms of giving more resource to the poor. So we will talk about all those issues also, but let me start with गजेंद्र जी, ये बताइए मुझे सबसे पहले कि हर घर जल प्रोग्राम जो है उसने एक बड़ी यूनिक सी अचीवमेंट इस समय करी है, जिसके बारे में मेरी आपकी लोगों से बात हो रही थी कुछ समय पहले। वो ये कि रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वहाँ ज़्यादा हर घर जल के थ्रू या उस कैंपेन में परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो नहीं होगा, परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा लोगों को पानी मिल रहा है रेगुलर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांवों के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लक्ष्य को लेकर के और गरीब आदमी के जीवन में, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के 2014 से जो विभिन्न योजनाओं का काम प्रारंभ किया था, गरीब को आवास मिले, हर घर में बिजली हो, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बैंक का खाता हो, ये जो योजनाएं प्रारंभ की थी, इनके क्रम में 2019 में लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषित किया कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। और जो संकल्पना उन्होंने उस समय दी थी हर घर जल की, तब उन्होंने कहा था कि ये केवल फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन होगा, ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम नहीं होगा। और फंक्शनैलिटी को हमने डिफाइन किया कि नियमित पानी मिले, समुचित मात्रा में मिले और उचित गुणवत्ता का मिले। इन तीनों चीज़ों, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी, ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करना है। उस समय के भारत को अगर देखें तो भारत में केवल 16% से कुछ ज़्यादा ही घर ऐसे थे जिन तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, जबकि अर्बन का प्रतिशत उस समय भी हमसे बहुत बहुत आगे था। लेकिन जल जीवन मिशन को में जिस तरह से मिशन मोड में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे, इस पर जब काम किया, आज उसका परिणाम यह है कि लगभग 73.5% घरों तक, 73.5% घरों तक, और अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो जो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था 19 करोड़ 40 लाख घरों में से, वो आज 14 करोड़ 20 लाख घरों तक पानी पहुंचने लगा है। तो 11 करोड़ परिवारों को पीने के पानी को घर से बाहर से लाने के अभिशाप से मुक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिलाने में कामयाब हुए। और ये जो स्केल थी और ये जो स्पीड थी, इस स्पीड और स्केल के साथ में मैच नहीं होने के चलते हुए हम जो है अर्बन कवरेज से कहीं बाहर निकल गए। अर्बन एरिया की अपनी चुनौतियाँ हैं, वहाँ पानी का कनेक्शन लैंड टाइटल से और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उनकी चुनौतियाँ हमारे से थोड़ी डिफरेंट हैं। लेकिन जिस गति से हमने काम किया, आज आप ठीक कहते हैं कि हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि पीने के पानी का कवरेज जो है, अगर उसको देखा जाए परसेंटेज टर्म में, तो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा घरों को स्वच्छ, शुद्ध, नियमित पेयजल नल के माध्यम से मिल पा रहा है। But Mr. Shekhawat, is this only a data, or have you checked yourself as the minister of the ministry and your top officials that water is actually being delivered? See, देखिए, हमारे संविधान के अनुरूप पानी राज्य का विषय है, इसलिए प्रोजेक्ट को प्लान करने से लेकर के, उसको डिज़ाइन करने से लेकर के, उसको इम्प्लीमेंट करने से लेकर के, ऑपरेट करने से मैनेज करने तक, सब चीज़ों की व्यवस्था जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है। और जैसा मैंने कहा कि ये केवल इंजीनियर्स ड्रिवन प्रोग्राम न बने या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन प्रोग्राम न बने कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, पानी का कहीं पता नहीं। हमने शुरू में ही राज्यों के साथ में बातचीत की थी और अपने गाइडलाइंस में भी ये कहा था कि जो भी एसेट हम क्रिएट करते हैं वो कम से कम 30 साल तक जो है डिलीवर करे, ऐसा बनना चाहिए। तो इस विषय का प्रारंभ से, प्लानिंग के समय से ध्यान रखा गया।
उस जगह की आबादी अगले 30 साल में कितनी होगी उस पंचायत की, क्योंकि पेरी अर्बन पंचायतों में यह संकट बड़ा था, तो उसके अनुरूप गणना करके हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि आज से ही हम अगले 30 साल की योजना बना सकें। ऐसा न हो कि योजना बनने के बाद में वो अधूरी रह जाए या कम या छोटी हो जाए। और इसके साथ साथ में हमने व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस तरह खड़ा किया, क्योंकि गांव में पंचायत में बैठ करके पहले पंचायत के द्वारा प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाना और बाद में प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद एक ग्राम सभा आयोजित करके उसमें ग्राम सभा जिसमें कम से कम 1/3 गांव के जनसंख्या मौजूद हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के अधीन गांव के लोग बैठे, सरकार का अधिकारी, ग्राम सभा का चुना हुआ प्रतिनिधि या पानी समिति का अध्यक्ष, वो सब एक साथ बैठे और वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत वो ये स्वीकार करें कि हमारे गांव में हर घर तक पानी पहुंच गया है और उसको सर्टिफिकेट दें वहाँ रिटर्न में, तब जाके हम उसको सर्टिफाइड मानेंगे। और उसके बाद हर साल एक हम सर्वे करवाते हैं, जिस सर्वे में हम रैंडमली हर जिले की कुछ पंचायतों को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ जो है उस पानी का सर्विस डिलीवरी का सर्वे कि क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर के और कंटिन्यूटी को लेकर के सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है उसका अध्ययन करते हैं, ताकि धरातल पर वास्तव में पानी मिल रहा है कि नहीं इसको सुनिश्चित किया जा सके। और मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ जल जीवन मिशन का काम हुआ है वहाँ लगभग ये सक्सेस रेट जो है वो 90% से ज़्यादा आती है। सो मिस्टर शेखावत, मैं एक और बात पूछता हूँ, कल रिपब्लिक डे है, बड़ा भारी नेशनल पर्व है हमारा। आपको लगता है ऐसा कि नेक्स्ट रिपब्लिक डे तक, आई नो एक चुनाव आने हैं बीच में, लेकिन ये काम ऐसा है जो कि जनता के हित का है, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी तो इमेजिन नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट रिपब्लिक डे तक आपको ऐसा लगता है कि एक साल में कैन यू डू 100% कवरेज? देखिए, अगर मैं 100% की बात करूं तो लगभग 6 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो आज 100% हो चुके हैं। तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश के कुछ कनेक्शंस, इनको छोड़ दें तो बाकी देश के सारे ग्रामीण आवासों के कनेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं। लेकिन कुछ मल्टी विलेज स्कीम्स जो राज्यों ने बहुत देरी से शुरू की, टेंडर होने में देरी लगी, वहाँ कुछ राज्यों ने आग्रह किया है कि और इस तरह की अपेक्षा की है कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है 2024 के आगे तक जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज हम 75% जहाँ पर खड़े हैं, अगले 1 साल में हम निश्चित ही देश के अधिकांश राज्यों में 100% की सफलता को प्राप्त कर लेंगे। कुछ 3-4 राज्य बचेंगे जिन लोगों ने अभी से इस तरह की आशंका व्यक्त करना शुरू की है या जिन्होंने बहुत लेट काम शुरू किया है इस तरह के मल्टी विलेज स्कीम्स में, तो वहाँ शायद कुछ शेष रह जाएगा। वो बात का जैसा भी निर्णय होगा, कैबिनेट जिस तरह का निर्णय करेगी उसके आगे बढ़ करके उसके ऊपर काम होगा। व्हाट अबाउट अर्बन एरियाज? देखिए, वो प्रत्यक्ष रूप से मेरी जिम्मेदारी के पास, मेरे विभाग के अधीन नहीं है, मेरी जिम्मेदारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अमृत मिशन के माध्यम से अर्बन एरियाज में भी इसी तरह से पेयजल को सुनिश्चित करने, पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार अपना सहयोग दे रही है। और वहाँ भी क्योंकि राज्यों में अर्बन और रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एक ही विभाग के अधीन लगभग होती है, लगभग सभी राज्यों में एक ही विभाग के अधीन है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ अमृत मिशन का जो पार्ट 2 कंप्लीट होगा उसके साथ में शहरों में भी पीने के पानी की उपलब्धता निश्चित ही जो है वो 100% के आंकड़े तक पहुँच पाएगी। So essentially we can say that by the next Republic Day Eve, when we speak again on this issue, if it at all we speak, largely country would be covered and no household would be without tap water supply. देखिए, लक्ष्य तो यही है और मुझे विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। गजेंद्र शेखावत जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। एक और बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यूएन की भी नजरें पड़ी हैं आप लोगों के, वो है नमामि गंगे। तो हमने जल जीवन मिशन के बारे में बात करी, नमामि गंगे करके भी एक प्रोजेक्ट है।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के जब वो लॉन्च हुआ था तो बहुत स्केप्टिसिज्म था कि इतनी आबादी के देश में, इनफैक्ट मुझे कोई एक विदेशी मिले तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैंने उनसे कहा था एक्चुअली कि आपके यहाँ भी टेम्स और डेन्यूब रिवर्स बहुत गंदी हुआ करती थी एक ज़माने में, आप लोगों ने भी उनको साफ़ ही किया बाद में, तो ये हमारी नदियों के साथ में भी है तो हो जाएंगी। तो ही वॉज क्वाइट स्केप्टिकल। और ऐसे ही बहुत लोगों में और भी स्केप्टिसिज्म था कि गंगा को साफ करने के या यमुना को साफ करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए 88, 89 से राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट से लॉन्च होते रहे हैं एटलीस्ट, यमुना एक्शन प्लान 1 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप लोग कुछ इफेक्टिव ग्राउंड पे कवरेज कर पाए हैं इन द सेंस ऑफ एंश्योरिंग वाटर क्वालिटी, ऐसा शायद यूएन ने भी अभी नोट लिया है। वो क्या डेवलपमेंट है नमामि गंगे से रिलेटेड? देखिए 2014 से पहले 2085 से लेकर के 2014 तक 20 साल में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में प्रयास किए गए थे। न तो वो प्रयास कंप्लीटली साइंटिफिक थे, न हॉलिस्टिक थे और न इंटीग्रेटेड थे, इसलिए उनके जैसे अपेक्षित रिजल्ट थे वो नहीं आ पा सके। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष किया कि मुझे माँ गंगा ने अपनी सेवा का अवसर दिया है, मुझे बुलाया है, और उसके बाद जब नमामि गंगे मिशन शुरू हुआ, शुरुआत के समय में इसकी हॉलिस्टिक प्लानिंग करने में और कुछ 2-2.5 साल का समय लगा, लेकिन जब से काम प्रारंभ हुआ, मैं आज गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ। आपने क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया है, यूनाइटेड नेशंस ने पिछले दशक को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए दुनिया भर के देशों से उनसे इस तरह के रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किए गए, उसके अंतर्गत किए गए काम की एंट्रीज इनवाइट की थी। 160 देशों ने अपने अपने ऐसे किए गए कार्यों के, प्रोजेक्ट्स के, योजनाओं के, इस तरह के काम की एंट्रीज को उसमें सबमिट किया था प्रतियोगिता के लिए। और मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि टॉप 10 इनिशिएटिव्स में से हमारे नमामि गंगे मिशन को पहचान मिली। आज गंगा की मुख्य धारा को अगर मैं देखूं तो गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक निश्चित ही दुनिया की सबसे लंबाई में बहने वाली नदियों में से एक हमारी नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन जिस नदी का होता है वो गंगा जी है। आपने स्वीडन की बात की, डैन्यूब की बात की, जर्मनी में राइन की बात कुछ लोग करते हैं, थेम्स के जो है रिजल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ब्रिटिश लोग, लेकिन उन देशों को इस अवस्था को प्राप्त करने में कि पूरी नदी बैदिंग क्वालिटी रिवर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मानकों के अनुरूप बने, उसमें 2 से 3 दशक का समय लगा। जबकि हमारी गंगा नदी का इतना इंटरेक्शन होते हुए भी हम गंगा नदी को उसके पूरे प्रवाह क्षेत्र में बैदिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ला पाए और उसमें केवल 7 साल का समय लगा। जबकि दूसरी तरफ मैंने स्वीडन के महाराजा साहब से जब मेरी चर्चा हो रही थी तब ये प्रश्न उन्होंने किया था और मैंने उनसे तब कहा था कि हम जैसा आप डैन्यूब के पानी का जिन स्टैंडर्ड्स का वर्णन करते हैं वैसी गंगा को हम बना पाएँ, और वो भी उसके चलते हुए कि जब आपके पूरे स्वीडन देश में जितनी आबादी है उतनी आप लोग तो रोज़ गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि जितने कुल स्वीडन में लोग 1 साल में दिवंगत होते हैं उससे ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार रोज़ गंगा जी की साक्षी में होता है, और जितने पूरे स्वीडन में पशुधन है उतनी गौ माता मेरी रोज़ जो है गंगा जी में डुबकी लगाती हैं। फिर भी हमारी नदी जो है संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण लंबाई में स्वच्छ नदी बनी है। और केवल तकनीकी आंकड़े जो हम देखते हैं लेबोरेटरी से आते हैं वही इसके प्रमाण नहीं होते। जो जलीय जीवन है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो इसका पहला प्रमाण होती है और सबसे पुख्ता प्रमाण होती है। जो हमारे गैंगेटिक हमारी जो डॉल्फिन है जो विलुप्त हो गई थी, जो हमारे गैंगेटिक टॉर्टोइज हैं जो लगभग समाप्त हो रहे थे, जो हमारी हिल्सा मछली है जो ख़त्म हो रही थी, दिखना बंद हो गई थी, वो सारा जलीय जीवन वापस लौटने लगा है। आज आपको डॉल्फिन जो है वो उछल कूद करती हुई गंगा सागर से लेकर के और आपको कानपुर तक दिखाई देगी। कानपुर तक? कानपुर सबसे डर्टी पॉइंट कोई जमाने में कानपुर का जो सीसामऊ ड्रेन जो है उस ड्रेन को गंगा की अशुद्धता का एक चित्र माना जाता, सबसे बड़ा कारण भी माना जाता था।
सबसे बड़ा कारण तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से गंगा नदी के बीच में एक कैंटिलीवर नाला बना करके पानी छोड़ा जाता था, वो निश्चित ही एक शर्म का चिन्ह था। आज वो सेल्फी पॉइंट है। वहाँ प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने खड़े होकर के खुद अपनी सेल्फी खिंचवाई थी। आज वो लोग वहाँ उसको नाले को देख करके उसके अतीत की भयावहता की कल्पना करते हैं कि कितना भयावह होगा। आज कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री के कारण से, जो टैनरीज के कारण से जो पोल्यूशन होता था, वो सब समाप्त हो गया। तो आज कानपुर में भी नदी का पानी जो है वो कंफर्मिंग स्टैंडर्ड्स पर है। ये आपने चेक करवाया? हाँ, ये तो डेली चेक होता है सब। जितने हमारे, और ये आपने लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि जितने हमारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं और उसके बाद में जितने आगे हमारी उस नदी पर जितने हमारे रिवर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के सेंसर बेस्ड जितने भी हमारे जो है टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उन सब का डेटा रियल टाइम पर मेरे ऑफिस तक आता है। और आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सारी रिवर की बेदेबल क्वालिटी वाटर है, ये अब आप उसी साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं दोनों तरह से आपको कह रहा हूँ, नदी के जलीय जीवन के आधार पर भी और साइंटिफिक डेटा के आधार पर भी। और यहां तक आकर के हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं गंगा की बात करता हूं तो केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं है, उसकी सारी सहायक नदियां भी हैं। तो अब हमने उसकी ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की ट्रिब्यूटरीज पर काम करना शुरू किया। ठीक ऐसी ही परिस्थिति यमुना की भी बने, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। गंगा जी में हमने निर्मलता पे तो काम किया, अविरलता पे भी काम किया। और अविरलता पे काम करने के लिए हमने कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट पे काम किया, ग्लेशियर स्टेबलाइजेशन पर काम किया, हमने जो है अफोरेस्टेशन पर काम किया, हमने वेटलैंड्स पर, क्योंकि ज़मीन का पानी और धरातल का पानी और नदी का पानी सब आपस में जुड़ा हुआ है, तो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन का भी काम किया, उनके रिस्टोरेशन पर भी काम किया। सो एक कंप्लीट हॉलिस्टिक प्रोग्राम बना करके इस गंगा के शुद्धिकरण पर काम किया। और साथ में एक अथॉरिटी ऑर्डर इशू करके गंगा में अमुक मात्रा में पानी तो नदी का अधिकार है, इतना तो बहेगा ही, इसको सारे अपर रीचेस में जितने हाइड्रो पावर स्टेशंस बने हुए उन सबको रिलीज करना कंपलसरी किया हुआ है, ताकि इतना पानी तो नदी में बहेगा ही, ये उसकी अविरलता को भी सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि अविरलता निर्मलता की पहली आवश्यकता है। सो इसी तरह से यमुना नदी पर भी हम इसी के तहत काम कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कालखंड में जिस तरह से गंगा जी शुद्ध हुई है, कोई भी व्यक्ति गंगोत्री से लेकर के और ऋषिकेश तक आप कहीं भी उठा करके ऐसे पानी पीजिएगा, आपको कहीं किसी तरह का संकट नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। और नीचे कहीं भी जाकर के, ऋषिकेश से जाकर के और गंगा सागर तक कहीं भी डुबकी लगाइएगा, आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी भी जिम्मेदारी ले सकता हूं। ये कि ये परिस्थिति यमुना में भी होगी, आने वाले समय में हम यमुना के पानी को भी उसी तरह से शुद्ध कर पाएंगे, इस योजना पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय की डिफाइन क्या करेंगे आप, कब तक? देखिए, दो तरह का विषय है। यमुना में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो दिल्ली में है। यमुना की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा दिल्ली में है, 22 किलोमीटर, 650 किलोमीटर की लगभग लंबाई है यमुना की। और उस 2% हिस्से में 98% पोल्यूशन लोड होता है। तो इसलिए यमुना पर दिल्ली में सूवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटीज बढ़े। हम एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बना रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक, 2024 के अंत तक वो सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। और जब वो प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो लगभग 350 करोड़ लीटर पानी रोजाना दिल्ली में ट्रीट होकर के यमुना में वापस जा सकेगा, जो आज इधर अनट्रीटेड जाता है या सेमी ट्रीटेड जाता है। वो जिस दिन जाने लगेगा उस दिन यमुना की समस्या का अधिकांश समाधान हो जाएगा। और जो अविरलता के लिए, क्योंकि दिल्ली में वजीराबाद के बाद में नीचे बिल्कुल भी शुद्ध पानी लीन सीजन में नहीं बहता, जो कुछ बहता है अप टू जब चंबल आके कन्फ्लुएंस करती है आगरा से नीचे, तब तक सारा ही जो है दिल्ली का उत्सर्ज रिटर्न वाटर है। हम इसको शुद्ध पानी भी, साफ पानी भी, फ्रेश वाटर उसमें बहे, इसको इंश्योर करने के लिए अपर रीचेस में जो यमुना में और यमुना की सहायक नदियों पर 3 बांध बना रहे, रेणुका में और किशाऊ में और लखवार में। उन तीनों के बनने के बाद में हम जिस तरह से गंगा जी में हमने अथॉरिटी ऑर्डर बना करके एक जो है रिवर में एक क्वांटम ऑफ पानी बहे, इसको सुनिश्चित किया है, तो हम नदी के अधिकार का पानी नदी में बहता रहे, साफ बहता रहे, इसको यमुना में भी हम जो है
वो आदेश करके जो है लेजिटिमेटली उस राइट को इंश्योर करेंगे। और इसके बीच में केजरीवाल जी से आपका पॉलिटिकल झगड़ा नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कि आएगा उसकी कोई, क्योंकि केजरीवाल जी को पीने का पानी मिलता रहे और अभी जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मात्रा में मिलता रहे और यमुना नदी स्वच्छ हो जाए। जैसे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि वो यमुना को थेम्स की जैसे साफ कर देंगे, वही 10 साल से उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा कर पाएंगे, ये मैं भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। अब दो सवाल में से जुड़े हुए आपसे पूछना चाहता हूँ गजेंद्र शेखावत जी। पहला ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं वो, और दूसरा ये जो एसटीपी और ईटीपी की हम बात कर रहे हैं। एसटीपी ईटीपी के साथ में हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ये रही है कि वो बन तो जाते हैं, लेकिन बनने के बाद चाहे या उसमें पावर सप्लाई के इश्यूज रहते हैं या उनकी मेंटेनेंस के इशू रहते हैं, उसकी वजह से चलते नहीं है रेगुलरली कम से कम। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे सबसे बड़ा कंसर्न जो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज का है। ऐसा लग रहा है कि जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी गाज उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की गिर रही है, तो उसको लेकर के भी एक कॉन्शियसनेस या स्ट्रेंथनिंग जो है मुझे लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री को डेवलप करने की जरूरत है इस समय। देखिए, जो पहला विषय आपने कहा वो बिल्कुल ठीक था और हमारा भी अनुभव ये था कि 1985 से जिस तरह से इनिशिएटिव्स दिए गए थे उसमें से बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल चैलेंजेस के कारण से, इधर इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं भरे हो गए होंगे, सरकारों ने खर्च करने के लिए पैसा नहीं दिया होगा, निगम ने नहीं दिया होगा उनको चलाने के लिए, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने का कोई व्यवस्था नहीं हुई होगी, उसके कारण से बंद हो गए। कुछ आधे अधूरे चलते रहे, कुछ नॉन कन्फर्मिंग चल रहे थे। पहला हमने अपने यहाँ टेंडर सिस्टम में बदलाव किया। हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लेकर के आए जिसमें हम कंसेशनर को केवल 40% पैसा ही अपफ्रंट देते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा 60% 15 साल तक उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के साथ जुड़ा है। उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस तो देते ही हैं और 15 साल में एन्युटी पर उसको जो है उसके कैपेक्स भी उसको पे करते हैं। तो 15 साल तक उसी को चलाना है, इसलिए वो उस गुणवत्ता के साथ में काम करता है। 15 साल तक उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसलिए वो उस मॉडल पर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी काम करता है। और साथ में हमारा कांस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके साथ उसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी और फिजिकली भी चलता है। उससे आगे बढ़ करके ये संज्ञान में आया कि बहुत सारे शहर ऐसे होंगे जहाँ पहले से कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, मल्टीपल है, हमने एक बनाया होगा, 2 बनाए होंगे, लेकिन कानपुर में जैसे पुराने नगर निगम के बनाए हुए भी होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल जो है बॉडीज़ के बनाए हुए भी होंगे, कुछ राज्य सरकार के बनाए होंगे, कुछ अमृत मिशन में बने होंगे। तब हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि 1 सिटी 1 ऑपरेटर होगा, ताकि एक ही ऑपरेटर जिनको अपग्रेड करना है उनको भी अपग्रेड करे, सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही ऑपरेटर जो है वो चलाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे। देखिए, क्लाइमेट चेंज की चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन उतनी भी बड़ी चिंता का कारण नहीं है जितनी बड़ी चिंता आपके प्रश्न से मुझे लगती है। जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं नहीं मानता कि आने वाले कई दशकों तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स में हमारे यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई बहुत बड़ा संकट आएगा। 2, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इरेटिक रेनफॉल होने लगी है, स्कैंटी होने लगी है, लेकिन फिर भी कमोबेश अब तक का अध्ययन, अगर मैं पिछले 100 साल के डेटा और आज के डेटा को देखता हूँ, और अगर पानी की अवेलेबिलिटी को मैं 1 साल के किसी एक पर्टिकुलर ईयर को लेकर के उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर डिकेड बाय डिकेड अगर देखता हूँ तो मेरे रिजर्वायर्स में इनटेक जो है वो दशक को एवरेज मानते हुए देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर कहीं भी आज तक महसूस नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी नहीं होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं। मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था गजेंद्र शेखावत जी। मेरा पॉइंट ये था कि जो उनकी प्लेसमेंट है, जहां उनकी लोकेशन है, उस लोकेशन पे वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, चाहे वो लैंडस्लाइड्स की वजह से, चाहे वो एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से। जैसा अभी हमने सिक्किम में और हिमाचल में 2 जगह तो देख ही लिया इस साल कम से कम। ऐसा हो सकता है कि इस तरह के एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में पहले भी आता और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा डायरेक्टली लिंक ना हो, लेकिन it is my understanding that vulnerability certainly has gone up because of climate change. देखिए, निश्चित रूप से ये जो विकास के नाम पर हमने प्रकृति का और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया, उसके कुछ नकारात्मक परिणाम तो होंगे ही, लेकिन
उनको लेकर के हमको किस तरह से तैयारी करनी है। जी, दैट मिटिगेशन पॉइंट आई वाज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करने वाला वन पर्यावरण मंत्रालय और हम जो है पानी के क्षेत्र में काम करने वाले जल शक्ति मंत्रालय, हम बहुत क्लोजली इस पर काम कर रहे हैं और इन सारे विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ में दृष्टि बना करके काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल गजेंद्र शेखावत जी आपसे, एक आपके बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर के, आपके मतलब सरकार के बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर के है, विच इज रिवर लिंकिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बेसिन कह लीजिए या लिंकिंग ऑफ रिवर्स कह लीजिए। वहाँ ऐसा लगता है कि कुछ वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। इंटेंशन बहुत ज़माने से वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी मुझे याद है उसको बारे में केन और बेतवा की बात होती थी, बट ऐसा लगता है जैसे रुका हुआ है। देखिए, माननीय वाजपेयी जी की सरकार के समय में नदियों को जोड़ने के ऊपर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक मार्गदर्शन दिया था। कुछ काम भी प्रारंभ हुआ था। सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि उसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को लेकर के एक आदेश किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार दोबारा नहीं बन पाई और ये सब विषय ठंडे बस्ते में चले गए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर नए सिरे से काम प्रारंभ हुआ। 30 लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए, सबकी पीएफआर बनाई। लगभग 15 लिंक्स की हमने जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआरस बनाई। राज्यों के साथ में समझौता करके डीपीआरस बना करके राज्यों के साथ साझा की। जैसा मैंने कहा, पानी राज्य का विषय होने के कारण से राज्यों को आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता होती है ताकि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के ऊपर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने में कामयाब हुए और 44,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने 90% पैसा भारत सरकार का निवेश होगा, इसके साथ कैबिनेट से अप्रूव किया और उस पर अब काम शुरू करने की स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं। लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, चाहे एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस है, ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है, सारी क्लियरेंसेज आ चुकी हैं। उसका काम शुरू हो रहा है और उसके माध्यम से बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में इलाका है, जो देश का सबसे सूखा इलाका ऐसा माना जाता है, जहाँ एक कहावत होती थी लोकल भाषा में वहाँ की, खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे। तो पानी की आप मोल समझिए कि वो अपने पति से ज़्यादा पानी की मटकी की महत्ता है। उस क्षेत्र की 60 लाख लोगों को पेयजल सुनिश्चित उसके माध्यम से हो सकेगा। गजेंद्र शेखावत जी, ये मैं आपसे अब शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये इंटरव्यू आपका हर घर जल पे करना क्यों चाहा। इट इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर गवर्नमेंट स्कीम्स जिसके बारे में यंग district magistrate, district commissioners have personally told me that it is actually life transforming for the people in some very remote and small hamlets from where NDTV has also gone and shot in those places, in Arunachal, in Mizoram, in Bundelkhand also. So I must commend your ministry, and NDTV will at any point in time partner with you on this, since it's a life transformational experience. Thank you very much for speaking to NDTV.